Okay, today we are going to discuss about the immune system of our body, which helps or which fights with the pathogen that enters into the body. ठीक है, जो pathogens और जो foreign particles होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं. वी ऑल नो दैट, राइट. और पैथोजेंस का तो मतलब ही क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो सारे मतलब इस दुनिया में कितने सारे पैथोजेंस और कितने सारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन सब तो हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करते, है ना. सब हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करते. द रीजन बीइंग इज अवर इम्यून सिस्टम. ठीक है, वो इम्यून सिस्टम जो क्या करता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स या ऐसे कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करता है या फॉर्म करता है जो हमारी बॉडी को इन पैथोजेंस से इफेक्ट या इन्फेक्ट नहीं होने देती, राइट. ओके, तो हम उसमें ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस कर चुके थे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गन्स दैट द इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. ओके, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या होते हैं, उसमें एक तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं. इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ the lymphoid organs, tissues and antibodies. ठीक है, क्या क्या होते हैं इसमें? लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं और क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है. ठीक है, अब ये जो ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, एंटीबॉडीज जो है विच कंसिस्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, अभी हम देखेंगे कि कौन से ऑर्गन्स होते हैं ये, है ना. ये तो सब पढ़ लिया कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से ऑर्गन्स होते हैं ये तो हमें पता ही नहीं. ओके, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी दी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. ठीक है, सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट वुड बी दी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं उनको मैच्योर, डेवलप और ओरिजिनेट करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, कि ये वो ऑर्गन्स होते हैं जहां से हमारे जो बॉडी के इम्यून सेल्स है, इम्यून सेल्स से हमारा मतलब क्या हो जाता है, मेनली लिम्फोसाइट्स. ठीक है, तो जो हमारी बॉडी के ये जो लिम्फोसाइट्स हैं या मैं कहूँ इम्यून सेल्स हैं, उनके जो ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के लिए जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है उन्हें हम क्या कहते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं. ठीक है, उन्हें हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं. अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं. लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं. ठीक है, एक हो जाएगा प्राइमरी और एक हो जाएंगे सेकेंडरी. लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक हो जाएगा प्राइमरी और एक हो जाएगा सेकेंडरी. ठीक है, ये जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, ठीक है, ये जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है ये मेनली क्या करते हैं कि जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी लिम्फोसाइट्स जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं उनको क्या करते हैं, मैच्योर करते हैं. ठीक है, उनको जो क्या करते हैं, एंटीजन स्पेसिफिक सेल्स बनाते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे इमेच्योर लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएट करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में. ठीक है, अभी क्या है, ये नॉर्मल सेल्स है. ओके बच्चे, इनको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये जो प्राइमरी ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, इसको ये बताते हैं कि भाई आपको एंटीजन से लड़ना है, आपको उन मैं कहूँ कि उन स्ट्रक्चर्स या उन सब्सटेंसेस या उन ऑर्गेनिज्म से लड़ना है जो हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं. ठीक है, तो हमारे बॉडी के प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते कौन से हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से हो जाएंगे, बोन मैरो एंड थाइमस.
बोन मैरो एंड व्हाट, थाइमस। ठीक है, बोन मैरो और थाइमस क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पे क्या है हमारे जो ये लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे, मैच्योर होंगे और एंटीजन स्पेसिफिक सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, और क्या बन जाएंगे, एंटीजन स्पेसिफिक सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब ये ब्लड, पहली बात तो बोन मैरो। ठीक है, पहले हम आते हैं बोन मैरो पे। बोन मैरो क्या करता है कि ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ दी ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, जो हमारा बोन मैरो है यही क्या करता है, हमारे सारे ब्लड सेल्स को बनाते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एक्सेट्रा। ठीक है, उन सब के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा बोन मैरो। ओके, तो ये बोन मैरो क्या करता है, हमारे सारे इन ब्लड सेल्स के लिए, मेनली फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बोन मैरो और थाइमस ही क्या है, वो ऐसे माइक्रो एनवायरमेंट्स क्या करते हैं, उन सेल्स को प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये क्या करे, डेवलप हो सके और मैच्योर हो सके। ठीक है, अब और क्या है कि ये जो थाइमस है हमारा, ठीक है, ये जो थाइमस है, ओके, थाइमस कहाँ पे लोकेटेड होता है, डोर्सल पार्ट ऑफ दी हार्ट पे, मतलब बैक साइड ऑफ दी हार्ट पे। ठीक है, ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये हमारा जो थाइमस है, ठीक है, ये मेन फंक्शन किस लिए करता है, मैच्योरेशन ऑफ दी टी लिम्फोसाइट्स के लिए। ठीक है, ये जो हमारा थाइमस है, ओके, इट हेल्प्स इन दी मैच्योरेशन ऑफ दी टी लिम्फोसाइट्स अगेन। ओके, थाइमस की एक चीज है जो आपने 11th में भी पढ़ी होगी कि ये मेनली क्या है, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, ये क्या करता है, थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है, राइट, थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि किस में हेल्प करता है, मैच्योरेशन ऑफ दी टी लिम्फोसाइट्स में। ओके, टी लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन, मैच्योरेशन में क्या करता है, ये थाइमोसिन हेल्प करता है। इन एडिशन थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, थाइमस से जो सिक्रीट होता है, जो हमारी एंटीबॉडीज है उसके प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। टी लिम्फोसाइट्स को तो ये डायरेक्टली प्रोड्यूस कर ही रहा है, मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही, है ना, लेकिन जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट से बनती है, उसको ये क्या करता है, उसके फॉर्मेशन को प्रमोट करता है ये। ठीक है, इसलिए थाइमस क्या है, हमारा मेनली इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन थाइमस क्या होता है, डिग्रेड होता है। ठीक है, डिग्रेड होता है विद एज, थाइमस क्या होता है, डिग्रेड होता है विद एज। ठीक है, इसलिए ही क्या होता है कि ओल्ड एज पेशेंट्स में या ओल्ड एज पीपल में क्या होती है, जो इम्यूनिटी होती है वो लो होती है, उनको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी कैच करता है ना। और जो नॉर्मल बॉडी या जो नॉर्मल एज में क्या होता है कि हमारी बॉडी जिस इन्फेक्शन से लड़ सकती है, ओल्ड एज में वही इन्फेक्शन क्या होते हैं, थोड़े से ज़्यादा सीरियस लगने लगते हैं ना, क्योंकि जो क्या होता है कि जो हमारा थाइमस होता है, ओके, ये क्या होता है, उसमें डिग्रेड होते रहता है विद एज। ओके, ओल्ड एज में इसलिए क्या होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है और जो इन्फेक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी कैच करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन से, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट दी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स तो क्या कर रहे थे कि जो हमारे सेल्स हैं, ओके, जो लिम्फोसाइट्स है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि उसके मैच्योर करके और एंटीजन स्पेसिफिक सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है, ये जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, ये क्या करते हैं, उनको साइट देते हैं, उनको साइट देते हैं। प्राइमरी ने तो क्या बना दिया, एंटीजन, ए जी लिख रही हूँ एंटीजन को, ठीक है, ए बी लिखते हैं एंटीबॉडी को और ए जी लिखते हैं एंटीजन को। तो प्राइमरी ऑर्गन ने तो क्या किया कि एंटीजन स्पेसिफिक बना दिया। अब एंटीजन स्पेसिफिक बन के क्या करना है, अचार थोड़ी डालना है, एंटीजन स्पेसिफिक है तो एंटीजन बाइंड भी तो करेगा ना, तभी तो ये एक्शन करेंगे, तभी तो ये एंटीबॉडीज या ये लिम्फोसाइट्स आगे एक्ट करेंगे। तो ये जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, ये इनको क्या करते हैं, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंटीजन प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, ये इनको क्या देते हैं, वो मैं कहूँ वो प्लेटफॉर्म देते हैं, वो स्टेज देते हैं, वो जगह देते हैं जहाँ पे ये क्या कर सके, जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो यहाँ जाके क्या हो सके, अटैच हो सके एंटीजन से। ठीक है, ये जो एंटीजन अटैचमेंट की क्या देती है, इनको साइट देती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन। ठीक है, फिर ये लिम्फोसाइट्स क्या कर सकते हैं, प्रोलिफरेट हो सकते हैं और बिल्कुल इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, प्राइमरी वाले तो कौन से होता है, थाइमस और बोन मैरो। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, स्प्लीन, ठीक है, लिम्फ नोड्स, Peyer's patches, and appendix। ठीक है, ये मेनली क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जो क्या करते हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स को एंटीजन के अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये क्या कर पाए, इफेक्टर सेल्स बन पाए प्रोलिफरेट करके। ठीक है, तो हमारे ये सेकेंडरी ऑर्गन्स भी क्या हो जाएंगे, स्प्लीन, लिम्फॉइड नोड्स, पेयर्स पैचेस और अपेंडिक्स। स्प्लीन क्या होती है कि एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, स्प्लीन क्या होता है, एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, और स्प्लीन को हम और क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, ये चीज़ें बहुत कॉमन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज, क्योंकि आरबीसीज का क्या होता है, यहाँ जो डेड आरबीसीज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, यही आते हैं। ओके, तो स्प्लीन क्या होता है, ग्रेवयार्ड होता है किसका, आरबीसीज का। ठीक है, और स्प्लीन में मेनली क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स और क्या होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं। जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, राइट, उसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट्स और क्या होते हैं, फैगोसाइट्स जो होते हैं वो स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो माइक्रोब है या कोई भी मैं कहूँ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके एंट्रैपमेंट और उनके क्या होता है, फैगोसाइटोसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे स्प्लीन का काम। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा कि हम आ जाते हैं लिम्फ नोड्स पे। ठीक है, ये तो हो गया स्प्लीन का काम, कि ये क्या करती है कि आरबीसीज के लिए क्या करती है, ग्रेवयार्ड का काम करती है, प्लस इसमें क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फॉरेन पार्टिकल्स है उसको ट्रैप करके मारने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसको ट्रैप करके मारने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो ब्लड बॉर्न पैथोजेंस आएंगे उनको ये क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, कौन, लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स। ठीक है, जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड क्या होता है, कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स होता है दैट आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ओके, ये भी क्या करते हैं कि जो भी एंटीजन आएगा, ठीक है, लिम्फ नोड भी क्या है कि जो भी एंटीजन्स आते हैं या मैं कहूँ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको ये क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ठीक है, उनको ये क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ओके, और फिर इनको कहाँ भेज दिया जाता है, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में। जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लिम्फ नोड क्या करता है, ट्रैप करता है, उनको किस में भेज दिया जाता है, लिम्फेटिक फ्लूइड या टिश्यू में। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये जो लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि एंटीजन्स या मैं कहूँ कि जो एंटीजन्स के अगेंस्ट जो लिम्फोसाइट्स है उनको भी क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जब इन्होंने एंटीजन को पकड़ा, ओके, तो ये क्या करते हैं कि अपने अंदर जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है उनको क्या करते हैं, ये साथ साथ एक्टिवेट भी कर देते हैं और उनके अगेंस्ट लगा देते हैं कि अब इनको मार दो। ठीक है, ये अपनी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। ओके, अब जो ये
बाकी अपेंडिक्स और पेयर पैचेस भी है, दे ऑल्सो हेल्प्स इन दी सेम वे। ओके, इसका फंक्शन एनसीईआरटी में भी डिस्कस नहीं किया गया है, तो हम भी ज़्यादा इसको लेके नहीं बैठेंगे। ओके, अब इसमें एक और चीज़ है जो कि क्या है, माल्ट। म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid टिश्यू, ठीक है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम का ऑलमोस्ट 50% क्या करता है, पार्ट है, ठीक है। ये जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का ऑलमोस्ट 50% पार्ट है। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जब हमने इम्यूनिटी को स्टार्ट किया था डिस्कस करना, हमने इनेट इम्यूनिटी में एक चीज़ पढ़ी थी बैरियर्स करके, है ना। तो फिजिकल बैरियर में एक तो चीज़ थी स्किन, एक चीज़ पढ़ी थी हमने जो लाइनिंग्स होती है, जो कि किसको लाइन करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट को, ठीक है। वो लाइनिंग्स क्या करती है, जो हमारी बॉडी है उसका ऑलमोस्ट 50% क्या करती है, इम्यून सिस्टम का पार्ट करती है, ठीक है। इट प्लेज सच अ मेजर रोल इन दिस इम्यून सिस्टम। ओके, सो दिस वॉज बेसिकली हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स या इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स, जहाँ पे क्या होते हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स बनते, ओके, बनते हैं, मैच्योर होते हैं, एंटीजन स्पेसिफिक बनते हैं, ठीक है। और फिर एंटीजन जब आता है उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एड्स। ओके, ये चीज़ तो आपके आगे भी काम आएगी, बाकी सारी चीज़ें आपके नॉलेज के लिए है, लेकिन इवन अगर हम एड्स की बात करें, ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा कॉमन बीमारी हो गई है आजकल कि एवरीबडी नोज अबाउट इट बट नोबडी नोज अबाउट इट, राइट। कि पता सबको है कैसा होता है, लेकिन एक्चुअल जो नॉलेज है वो सब अनजान है, और इवन जिनको पता भी है वो इन चीज़ों को मानते नहीं है। ओके, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एड्स, ठीक है। अब इसका नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्यों है, ठीक है। एक्वायर्ड मतलब इन्नेट नहीं है। जब हमने इम्यूनिटी पढ़ी थी, अगेन 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी से हमने स्टार्ट किया था ये, कि एक इन्नेट होती है और एक क्या होती है, एक्वायर्ड होती है, ठीक है। इन्नेट तो वो कि भाई जो बचपन से प्रेजेंट है, और एक्वायर्ड वो मतलब जो बर्थ से प्रेजेंट नहीं है, जो हमने एक्वायर की है ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, जो हमने क्या किया, एक्वायर की है, बर्थ से प्रेजेंट नहीं थी। तो सिमिलरली एड्स बर्थ से प्रेजेंट नहीं है ना। वो बात अलग है अगर मदर टू फीटस ट्रांसफर हुआ है तो, लेकिन इन जनरल जब हुआ था तो ये कोई कंजेनाइटल डिजीज नहीं थी, है ना, कोई कंजेनाइटल डिजीज नहीं थी। ये क्या होती है, लाइफ टाइम में एक्वायर की जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड, ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसमें क्या होता है, इंसान को जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ओके, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, है ना, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। ओके, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके नाम को, इस डिजीज को पूरा क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो एड्स, अब ये कॉज कौन करता है, ये कॉज कौन करता है, ह्यूमन इम्यूनो
ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम क्या कहते हैं, HIV वायरस, है ना, सुना लग रहा है अब नाम। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में अभी क्या बोलते हैं, HIV वायरस, ठीक है। ये HIV वायरस क्या होता है, एक रेट्रो वायरस होता है, ठीक है। ये HIV वायरस क्या होता है कि एक वायरस की क्लास होती है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेट्रो वायरस। तो ये HIV वायरस क्या है, उस ग्रुप का है जिसको अपन क्या कहते हैं, रेट्रो वायरस। ये वायरस क्या करता है कि जब किसी की बॉडी में जाता है उसके इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, बहुत वीक कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है कि जो नॉर्मल बीमारियां भी है वो इंसान झेल नहीं सकता, ठीक है। एड्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो अपने बिल्कुल कहते हैं ना कि खुद किसी को मार रही है, नहीं, ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान का इम्यून सिस्टम इतना लो कर देती है कि नॉर्मल बीमारी उसको आके मार जाती है, ठीक है। एड्स खुद कहते हैं ना, कोई बीमारी एज सच उसको नहीं मार रही है, एड्स खुद बीमारी है लेकिन वो उसको नहीं मार रही है, वो क्या कर रही है, इनडायरेक्टली उसको मार रही है। कैसे, अपना इम्यून सिस्टम जो सारे पैथोजन सारी चीज़ों से लड़ रहा है, उसी को कमज़ोर कर देती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, कोई भी नॉर्मल पैथोजन भी उसके लिए क्या बन जाता है, बहुत ज़्यादा डेडली बन जाता है। क्योंकि कोई भी पैथोजन को अपन डेडली कैसे कंसिडर करते हैं कि एक तो इम्यून सिस्टम जिससे लड़ सकता है, एक तो जिससे नहीं लड़ सकता, ठीक है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम ही नहीं है तो क्या डेडली क्या नहीं डेडली, है ना, सभी खतरनाक है। तो इस वजह से क्या होता है, एड्स पेशेंट्स की जो लाइफ वैसे तो काफ़ी अच्छी खासी चल जाती है ना, लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए होता है कि ये किसी के बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, इतना हद तक वीक कर देता है, ठीक है। अब ये जो डिजीज़ है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका जो ट्रांसमिशन है मतलब फैलना, वो कैसे होता है। पहले अपन स्टार्टिंग से बात करते हैं, मदर टू फीटस, ठीक है, मदर टू फीटस। अगर किसी इन्फेक्टेड मदर है, ठीक है, कोई HIV इन्फेक्टेड मदर है, ठीक है, तो उसका जो बेबी होगा वो भी HIV के साथ बॉर्न होगा, ठीक है। अब सेकंड है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। इफ the other partner is having AIDS, okay, and if somebody has the sexual intercourse with that person, okay, तो उसको भी क्या होता है, ये जो एड्स है उसको होने के चांसेस रहते हैं और हो ही जाता है, ओके। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है। अगर जैसे कोई ब्लड बैंक्स हैं, ठीक है, किसी को खून की ज़रूरत है, ओके, और ब्लड बैंक में जो ब्लड था या जिस पर्सन से उसने खून लिया, ओके, उसको एड्स था, तो इस इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से बॉडी में आगे वाले पर्सन को भी एड्स हो जाएगा, ओके। और जो लास्ट चीज़ है वो है यूज्ड नीडल्स। और यूज नीडल्स किसी की भी यूज नीडल्स नहीं, जो HIV पर्सन है उसका अगर कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज लिया, किसी ने यूज लिया, ओके, या उसकी यूज्ड नीडल्स किसी ने यूज ली, तो उस केस में क्या होगा, ये HIV इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि हॉस्पिटल्स में जो भी नीडल्स वगैरह हैं वो रीयूजेबल नहीं होनी चाहिए, वो डिस्पोजेबल वाली होनी चाहिए, ताकि एक नीडल को बार बार यूज़ ना किया जाए, टू रिड्यूस दिस इन्फेक्शन एंड इवन हेपेटाइटिस बी, है ना, वो अभी हम डिस्कस नहीं करें। लेकिन ये भी कुछ बीमारियां होती है जो क्या होती हैं, ऐसे नीडल्स से क्या होती है, फैल सकती है। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे डिस्पोजेबल नीडल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये तो था इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। इसके लिए जो हम कंट्रोल है वो बाद में सीखेंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन एज ग्रुप, एज सच कोई एज ग्रुप नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल अगर अपन बात करें तो जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप होता है वो क्या होता है, यंगस्टर्स का,
है ना, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा लापरवाह होते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा केयरलेस यही जनरेशन होती है, या मैं कहूँ कि यही जो एज ग्रुप होता है वो होता है, ठीक है, जो 20s में है अपने, जो अपने टीन एजर्स में होता है, उसमें ये इन्फेक्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा केयरलेस होते हैं. इवन इट इज़ ऑल्सो स्प्रेडेड बाय दी बाय हैविंग सेक्स विद दी मल्टीपल पार्टनर्स, है ना, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि वी डोंट नो कि किसको एड्स है किसको एड्स नहीं है. ओके, तो उस वजह से क्या होता है कि एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, अब ये फैलता कैसे है, ये इसका पैथोजेनेसिस क्या है. ठीक है, इसका पैथोजेनेसिस कि ये पूरी बॉडी को इन्फेक्ट या इफेक्ट कैसे करता है. ठीक है, जो ये रेट्रोवायरस है या जो ये HIV वायरस है, ठीक है, इसके अंदर जो जीनोम होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या होता है, RNA होता है. ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA है. ठीक है, अब ये जो RNA है, ओके, ये बाहर किससे सराउंडेड होता है, एक एनवेलप से. वायरस में जनरली क्या होता है कि बाहर जनरली एक प्रोटीन कोट होता है, या क्या होता है, एक बाहर एनवेलप या एक कवरिंग सी होती है, जिसके अंदर उसका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, अब ये क्या है, उसका एनवेलप है. ठीक है, और ये क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल या मैं कहूँ RNA है. ठीक है, जैसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, जैसे ही HIV वायरस बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ये जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, यू गाइज नो दे आर टाइप ऑफ व्हाट, द लिम्फोसाइट्स. ठीक है, तो ये जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं उन पे जाके क्या करते हैं, अटैक करते हैं. किस पे अटैक करते हैं, मैक्रोफेजेस पे. वायरस को रेड से बना रहे हैं तो नॉर्मल सेल्स को ब्लू से बना देते हैं. ठीक है, ये हमारा समझ लो मैक्रोफेज है. आई एम डिनोटिंग इट एज M. ओके, मैक्रोफेजेस को क्या करेगा, ये वायरस जाके अटैक करेगा. ठीक है, इसने इसको अटैक कर लिया वायरस ने जाके. अब आगे क्या करेगा कि ये जो अपना प्रोटीन कोड तो बाहर छोड़ देगा. इसने अपना प्रोटीन कोड क्या किया, या प्रोटीन कोड या जो भी कोड है, एनवेलप है, उसको क्या किया, बाहर छोड़ दिया. ठीक है, इसने अपने आपको ओपन अप किया. हर्षिचेज एक्सपेरिमेंट लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था ना, उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेजेस होता है, जो वायरस बैक्टीरियाज वगैरह को इफेक्ट करता है, उसमें क्या देखा था कि वो अपने प्रोटीन कोड से क्या करता है, जो अपना वायरल जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करता है, सेल्स के अंदर भेज देता है. ठीक है, फिर आगे का काम तो वो खुद कर ही लेता है. तो सिमिलरली क्या होता है कि ये जो RNA है, ठीक है, ये क्या करेगा, अब इस मैक्रोफेज के अंदर एंटर कर जाएगा. जैसे ही सेल क्या हुआ, जैसे ही वायरस क्या हुआ, इस मैक्रोफेज से अटैच हुआ, ठीक है, उसको अटैक किया, वैसे ही इसने क्या किया कि इसका जो वायरल जेनेटिक मटेरियल है, जो RNA है, वो क्या कर दिया, इस मैक्रोफेज के अंदर भेज दिया. ठीक है, जैसे इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को मैक्रोफेज के अंदर भेजा, ठीक है, वहां क्या होता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA, और हमारे ह्यूमंस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA. तो यहाँ पे क्या होता है, एक नया एंजाइम आता है सीन में, जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस. ठीक है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस क्यों कहते हैं, पहले बताओ. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, DNA का RNA में या mRNA में कन्वर्जन को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. ठीक है, लेकिन अगर RNA से DNA बना तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन तो क्या है कि भाई DNA से RNA बन रहा है, लेकिन अगर RNA से DNA बना तो हमने उसको क्या कह दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और जो एंजाइम इस एक्टिविटी को या इस रिएक्शन के लिए या इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हमने क्या कह दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस. ठीक है, उसको हमने क्या कह दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस. तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस क्या करता है कि जो हमारा मैक्रोफेज है, ठीक है, उसमें जो ये mRNA था, वायरल mRNA था, उसको कन्वर्ट करता है
डीएनए में, वायरल डीएनए में, ठीक है, वायरल डीएनए में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है इसको, एमआरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो वायरल डीएनए है, अब ये जो वायरस का डीएनए है, ये क्या, एक्चुअली इसको दूसरे कलर से बनाते हैं क्योंकि ये तो हमारे नॉर्मल सेल का कलर था, है ना, इसको ग्रीन बना देते हैं। ये है हमारा वायरल डीएनए। अब ये वायरल डीएनए क्या करता है कि इस सेल पे बिल्कुल अपनी क्या करने लग जाता है, हक जताने लग जाता है, ठीक है। कैसे कि अब जो नॉर्मल रेप्लिकेशन चल रहा है डीएनए का, ये हमारा क्या है, नॉर्मल सेल का डीएनए, ठीक है। ये क्या करता है, जो वायरल डीएनए है वो इसमें जाके ऐसे रेप्लिकेट होता है जैसे इसके सेल का खुद का डीएनए, ये इससे जाके अटैच हो गया, ठीक है, और ये इसके साथ, इस नॉर्मल डीएनए के साथ, ह्यूमन डीएनए के साथ ऐसे रेप्लिकेट होता है जैसे ये इसका खुद का डीएनए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इतने सारे इसकी कॉपीज बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है। इस वजह से क्या हो जाता है कि बहुत सारा बॉडी में वायरल लोड बढ़ जाता है, बहुत सारे वायरस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस को, मैक्रोफेजेस को अपन यहां लिख रही हूं, मैक्रोफेजेस को एड्स में कह रही हूं, है ना, मैक्रोफेजेस को अपन एड्स में क्या कहते हैं, वायरस फैक्ट्री, वायरस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि यहीं पे तो ये सारा काम चल रहा है वायरस के बनने का मेन, है ना, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, वायरस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री या वायरल फैक्ट्री, ठीक है। अब ये क्या करती है कि ये रेप्लिकेट हुए जा रहा है, रेप्लिकेट हुए जा रहा है, तो बहुत सारे क्या बन गए, वायरल डीएनएस बन गए, ठीक है। इनका क्या होता है, वापस ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि ये जो वायरल डीएनए है ये किस में कन्वर्ट होगा, वापस वायरल एमआरएनए, वायरल एमआरएनए। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर इसको एमआरएनए ही बनना था तो डीएनए क्यों बना, वो इसलिए बना क्योंकि उसको अपने आप को बॉडी में रेप्लिकेट करना था, ठीक है। उसको तो अपना साम्राज्य चाहिए था अंदर, कि भाई ये सब तो मेरा है, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता, डीएनए बनना पड़ता, उसके लिए उसको डीएनए बनना पड़ता, ताकि वो हमारी बॉडी को बेवकूफ़ बना सके कि मैं भी आप ही की बॉडी का हूँ, आप मुझे भी रेप्लिकेट करो, है ना। तो इसीलिए क्या किया, हमारी बॉडी भी भोली भाली थी, उसने उसको रेप्लिकेट कर दिया, बढ़ा दिया नंबर्स में, है ना। फिर इसने क्या किया कि अपना असली रूप दिखाया। यू ऑल हर्ड अबाउट दैट भेड़ एंड भेड़िया वाली कहानी, राइट। तो बस इसने वही किया कि एंड में जाके अपना रंग दिखाया कि मैं तो भेड़िया था। सेम चीज हो गई कि अब इससे क्या हो गए, ट्रांसक्रिप्शन होके वापस वायरल एमआरएनएस बने, ठीक है, जिसकी वजह से फर्दर और क्या होते गए, वायरस बनते गए, और ज्यादा क्या बनते गए, वायरस बनते गए। एमआरएनए से आगे क्या बने, प्रोटीन बनते रहे, ठीक है, सॉरी, एमआरएनए बना, ठीक है। एमआरएनए से फर्दर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। एमआरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन और ये एमआरएनए मिलके फर्दर और क्या बनाते रहते हैं, और वायरसेस को बनाते रहते हैं। ये वायरस क्या करता है इन टर्न, ये वायरस क्या करता है इन टर्न, टी हेल्प या हेल्पर टी सेल्स को हेल्पर टी सेल्स को अपना क्या बनाता है, नेक्स्ट टारगेट बनाता है। हेल्पर टी सेल्स को क्या बनाता है, अपना नेक्स्ट टारगेट बनाता है। जैसे ही मैक्रोफेज में इसने इसका सारा काम कर दिया, ठीक है, वायरस बना दिया अपने नए, फिर ये क्या करता है, हेल्पर टी सेल्स को क्या करता है, अटैक करता है या अफेक्ट करता है, ठीक है। अपनी वायरस की प्रोजेनी बनाता रहता है और इन हेल्पर टी सेल्स को क्या करता जाता है, किल करते जाता है। हेल्पर टी सेल्स को क्या करते जाता है, किल करते जाता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये हेल्पर टी सेल्स हमारी बॉडी में बहुत ही कम मतलब बहुत कम नंबर हो जाता है इनका, ठीक है। तो इस वजह से क्या होती है कि हेल्पर टी सेल्स क्या कर रहे हैं कि हेल्प मांगने जाते हैं सबसे, ठीक है, हेल्प मांगने जाते हैं कि भाई बॉडी में एंटीजन आया है। या आप समझ लो कि ये घर पे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो सबसे पहले दरवाज़ा खोलते ही कोई भी मेहमान आएगा तो वो सबको बताएंगे जाके कि नीचे ये आया है, घर में ये आया है, घर में ये आया है। ये समझ लो ये वो बच्चा है,
ठीक है, घर में या हमारी बॉडी में जो एंटीजन आया है यही सबको बता रहा है, मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स को, कि भाई मुझे हेल्प चाहिए, बॉडी में एंटीजन आया है, ठीक है। लेकिन जब ये बच्चा ही नहीं होगा बताने के लिए कि घर में कोई आया है, तो पता कैसे चलेगा कि घर में कोई आया है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। लेकिन क्या करता है कि जो HIV वायरस है, ठीक है, जो HIV वायरस है वो इसको नंबर में इतना ज़्यादा कम कर देता है कि ये हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करने लगता है, ये हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करने लगता है। और जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा कम होता है, ऑलमोस्ट 200, है ना, उस वक्त क्या होता है कि एड्स के बहुत सीवियर सिम्टम्स आने लगते हैं, ठीक है। तो एक बार अपन डायग्राम भी देख लेते हैं इस PDF का ही। ओके, ये वाला वायरल RNA आया, ठीक है, रेट्रोवायरस था, वायरल RNA आया, हमारे सेल्स में घुसा, ठीक है। सेल्स से क्या किया, ये मैक्रोफेज में घुसा, ओके। मैक्रोफेज में घुसते ही इसने क्या किया कि वायरल RNA आया था, वैसे तो सेल में कौन आया था, वायरल RNA आया था, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से क्या किया, इसने बोला कि मुझे DNA में कन्वर्ट कर दो। फिर ये क्या बन गया, वायरल DNA। वायरल DNA क्या करता है कि जो होस्ट का जिनोम है, सपोज ह्यूमन का जिनोम है जो कि क्या है, DNA है, उसके साथ क्या होता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। और ह्यूमन DNA रेप्लिकेट करता ही रहता है, तो उसी के साथ क्या होता है, वायरस DNA भी क्या करता है, रेप्लिकेट करता रहता है। और उसके बाद क्या हो जाते हैं कि वापस फर्दर ये जो वायरल DNA प्रोड्यूस होता है, ये क्या कन्वर्ट हो जाता है किसमें, RNA में वापस, ठीक है, वायरल RNA में। और ये वायरल RNA क्या कर देते हैं कि और वायरसेस को, न्यू वायरसेस को क्या कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। फिर ये फर्दर क्या करते हैं कि T सेल्स को अफेक्ट करते हैं, T सेल्स को मार देते हैं, और इस वजह से हमारी क्या करते हैं, इम्यूनिटी को कम करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एड्स के जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, एड्स के जो सिम्टम्स आते हैं इमीडिएटली नहीं आते, ठीक है। एड्स के सिम्टम्स आने में 3 महीने से लेकर 10 साल तक का टाइम लग सकता है। एड्स के जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो आने में ही ऑलमोस्ट 3 महीने से लेकर 10 साल तक का टाइम लग सकता है। इस पीरियड को हम कहते हैं विंडो पीरियड। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, विंडो पीरियड। द पीरियड और द टाइम पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन or the entry of the pathogen to the appearance of the symptom is known as the window period। कि जब पैथोजन एंटर हुआ से टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ और खत्म कब हो रहा है, जब सिम्टम्स आए, उस पीरियड को क्या कहते हैं, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, विंडो पीरियड। तो एड्स का विंडो पीरियड इतना लंबा हो सकता है कि मतलब 10 साल तक इंसान को पता ही नहीं है कि उसको एड्स है ना। तो ये कितनी डेडली चीज हो सकती है कि उसको पता ही नहीं। और अगर उन चक्रों में अगर आप नीडल्स यहाँ वहाँ यूज करते रहो तो कितना लोगों को फैल सकता है। इसलिए हमेशा, चाहे हॉस्पिटल्स हो, घर हो, कुछ भी हो, कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के यूज नहीं करने चाहिए। आपको नहीं पता होता किसमें क्या है ना, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्लस ये जो एड्स के सिम्टम्स हैं वो कोई एज सच बहुत ऐसे नहीं होते कि ओ जितनी बड़ी बीमारी उतने बड़े तो इसके सिम्टम्स होते भी नहीं है। जनरल सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो वो क्या होगा, फीवर, ठीक है, और डायरिया और वेट लॉस। फीवर, डायरिया और वेट लॉस, मतलब दीज आर सो कॉमन सिम्टम्स कि नोबडी कैन इमेजिन कि ओ मुझे एड्स तो नहीं है ना। तो ये बहुत क्या होता है, कॉमन सिम्टम्स होते हैं एड्स की अगर अपन बात करें तो इन जनरल। ओके, अब ये तो हुआ एड्स की बात के क्या होता है, कैसे होता है, इसका पैथोजेनेसिस ले लिया, ठीक है। इसको जो डिटेक्ट करने के लिए क्या होती है, एक टेस्ट होता है, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, एलाइसा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके PMT के हिसाब से भी। एलाइसा जो अल्टीमेट टेस्ट होता है इसको डिटेक्ट करने का, वो क्या होता है, एलाइसा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनो
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। ये एड्स के लिए क्या होता है, अल्टीमेट डायग्नोसिस का होता है, ठीक है। इसलिए क्या होना चाहिए, अपन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। मोस्ट इफेक्टिव टेस्ट होता है ये, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ एड्स की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ एड्स की। अब प्रिवेंशन ऑफ एड्स कैसे हो सकता है कि सबसे पहले अपन ट्रांसमिशन पे आते हैं, उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसका प्रिवेंशन बताएंगे। एक तो क्या है, मदर टू फीटस है, ठीक है। एक तो मदर टू फीटस हो सकता है, तो ये कर सकते हैं कि अब उसको एज सच प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जो टेस्ट कराते हैं, जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल तो क्या होता है, बहुत तरह के टेस्ट कराए जाते हैं, उसमें HIV टेस्ट भी क्या होता है, इंक्लूडेड होता है, ताकि क्या हो, जो बेबी का इफेक्ट होने का हो वो हमें पता चल जाए, ठीक है। सेकेंड जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसमें क्या प्रिवेंशन हो जाएगा, यूज ऑफ दी कॉन्डम्स। हमने जब पहले चैप्टर पढ़ा था उसमें भी जब हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, ओके, चैप्टर नंबर 4 दैट वाज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये क्या करता है, बैरियर बन जाता है फॉर दी सीमेन ट्रांसफर, ठीक है। ये क्या बन जाता है, बैरियर बन जाता है फॉर दी सीमेन ट्रांसफर, ओके। इस वजह से क्या होता है कि एक बॉडी का फ्लूइड दूसरी बॉडी में जा ही नहीं पाता, तो इस वजह से एड्स के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ओके। एंड अवॉइड हैविंग सेक्स विद द मल्टीपल पार्टनर्स, ओके, क्योंकि अननोन पार्टनर्स, जितने ज्यादा अननोन पार्टनर्स या उतनी ज्यादा अपनी क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी हो जाती है इन्फेक्ट होने की, ओके। सो यूज ऑफ दीज प्रोटेक्शंस एंड अवॉइडिंग सेक्स विद द मल्टीपल पार्टनर्स कैन ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट दिस डिजीज, ओके। द थर्ड पार्ट इज इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या होता है, ब्लड का टेस्ट करना, जब भी ब्लड बैंक में भी अगर लिया जाए, ओके, ब्लड बैंक में जब ब्लड लिया जाता है तभी सारे टेस्ट ब्लड के करा के लेने चाहिए, ताकि कोई भी डिजीज उसमें नहीं आ सकते, बी इट हेपेटाइटिस बी इट दिस HIV या कुछ भी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर टेस्ट कराना चाहिए ब्लड का। और जहां आई यूज ऑफ नीडल्स, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो डिस्पोजेबल नीडल्स वगैरह हैं वो यूज करनी चाहिए, ना कि रीयूजेबल, ठीक है। क्योंकि रीयूजेबल में तो गलतियां करते ही करते, ह्यूमन नेचर है, गलती करेंगे, है ना। तो जो नीडल्स होती है वो हमेशा क्या लेनी चाहिए, न्यू यूज लेनी चाहिए। इवन जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं उसमें भी ये क्या होता है, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ड्रग अब्यूजर्स एक से दूसरे इंट्रावीनस ड्रग लेते रहते हैं। वो थोड़ी देखते हैं कि वो मुझे एड्स नहीं हो जाए, मैं इसका नहीं लूंगा, वो तो ड्रग के नशे में होते हैं, तो बिल्कुल ही पगलाए हुए होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, उनमें जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रिवेंशन से एक और चीज है कि कभी भी अगर एड्स होने का रिस्क लगे अगर, तो हमेशा आपको जाके चेक कराना चाहिए। एड्स एक इतना बड़ा टैबू बना दिया गया है, इतना बड़ा सोशल स्टिग्मा बना दिया गया है एड्स को, जितनी बड़ी तो ये है भी नहीं, है ना। छूने से नहीं फैलता, लेकिन अगर आपने कभी सोसाइटी में ऐसे केसेस देखे होंगे तो यू वुड हैव सीन के जो लोग हैं, ठीक है, उन जो एड्स पीपल होते हैं उनको जनरली सिंपैथी की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जबकि उनको सिंपैथी सपोर्ट तो कहीं नहीं मिलता, इग्नोरेंस और आइसोलेशन मिलता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि छूने से तो नहीं फैल रहा है, कैसे फैल रहा है वो मैंने आपको बताया। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए ताकि बेटर सोसाइटी बन सके, है ना। और ये तो हुई हमारी कंट्रोल की बात है या प्रिवेंशन की बात है, ठीक है। और मेन चीज़ यही है कि हमेशा ये जो चीज़ें हैं, इससे जो सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है इसको हटाना चाहिए, है ना। क्योंकि जो अफेक्टेड लोग हैं वो ऑलरेडी मेंटली भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर सह रहे होते हैं, ठीक है, कि उनको ऐसी बीमारी है। ऊपर से जो सोसाइटी का उन पे जो इग्नोरेंस, आइसोलेशन, ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, दैट बिकम्स इवन मोर वर्स्ट फॉर देम टू हैंडल ऑल दिस, है ना। और एड्स का कोई क्योर तो नहीं है, ठीक है, एड्स का कोई क्योर तो नहीं है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। ये चीज़ एड्स के लिए भी अप्लाई होती है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। आप हमेशा अपना ध्यान रखो। लेकिन दूसरी ऐसी चीज़ है कि एक ड्रग्स आती है जिसको हम कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ठीक है। वो क्या करती है कि हमारा जो ये जो ड्रग्स हैं, ठीक है, वो क्या करती है, उस वायरस को ख़त्म करने में हेल्प करती है। ख़त्म तो नहीं कर पाती, लेकिन जो लाइफ है, जो एड्स पेशेंट की लाइफ है, उसको ये क्या करती है, डेफिनेटली प्रोलॉन्ग करने में हेल्प करती है, ठीक है। क्योर नहीं है, लेकिन प्रोलॉन्ग तो होती है उनकी लाइफ इन ड्रग्स से, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिकली अवर HIV या
एड्स. ठीक है, दैट्स इट. विल डिस्कस कैंसर एंड द ड्रग्स इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.